गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक जो 10th की स्टडी कर रहे हैं अभी, ताकि उनको मेरी क्लासेस देखने को मिले, उनको भी मेरा सपोर्ट मिले। मुझे सपोर्ट करिए और आपको अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर फॉलो कर दीजिए, ताकि या फिर इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर दीजिए कि मैम ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। आज अपन बात करते हैं अपने सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। चलिए इसकी बात करते हैं बहुत ही। और ये अपन ने 9th क्लास में शायद अम्ल क्षार के बारे में थोड़ा बहुत अपन ने देख रखा होगा, 10th में थोड़ा सा डिटेल में देखना है अम्ल, क्षार और लवण। तो अपन पहले ये देखते हैं कि अपने को इसमें पढ़ना क्या क्या है, कि अम्ल, क्षार और लवण में पढ़ना क्या क्या है अपने को। तो फर्स्ट चीज अपन देखें कि अम्ल, क्षार होते क्या है। अपने को ये चीज पता होनी चाहिए कि अम्ल, क्षार होते क्या है। सेकंड चीज इसके बारे में अपन देखें तो अपन ये देखते हैं कि अम्ल, क्षार चलो पहचानेंगे कैसे। पहले तो अपन देखते हैं घरों में, जैसे कोई खट्टी चीज है, नींबू ले लिया अपन ने, तो अब नींबू को तो अपन चलो चख के देख सकते हैं कि हाँ चलो ये एसिड है, अम्ल है। क्षार हो गया, जैसे सरब है वो कड़वा है तो क्षार हो गया। तो हर चीज, जैसे कुछ चीजें तो अपन चलो चख के पता कर लेंगे कि अम्ल है या क्षार है, लेकिन क्या हर चीज को आप चख के पता कर सकते हो क्या प्रयोगशाला में आप जो केमिकल्स वगैरह होते हैं अपन पता कर सकते हैं चख के एसिड है या बेस है? नहीं कर सकते, हर चीज को अपन नहीं चख सकते। तो दूसरा पॉइंट अपन ये देखेंगे कि प्रयोगशाला में अम्ल, क्षार को कैसे पहचाने। प्रयोगशाला में अम्ल, क्षार को कैसे पहचाने, ठीक है। तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं कि धातु के साथ अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया, कि जो अम्ल धातु और क्षार के साथ अपन रिएक्शन करवा के अम्ल, क्षार का पता कैसे करेंगे। धातु के साथ अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया, ये अपने को तीसरा टॉपिक पढ़ना है। चौथा टॉपिक अपन देखते हैं धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ये कुछ टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है और पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, नेक्स्ट अपन ये देखेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, ये मिटा दो। ये मिटा दूं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अब धात्विक ऑक्साइडों के अम्लों के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइडों की अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया। सातवां अपन देखेंगे पीएच स्केल। ये अपने को इस पूरे चैप्टर में कंप्लीटली पढ़ने हैं। धात्विक ऑक्साइडों के अम्लों के साथ रिएक्शन हो जाएगी, फिर एक और हो जाएगा क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन के साथ अभिक्रिया। ये टॉपिक अपने को क्लियर करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना कि अम्ल, क्षार। अम्ल, क्षार होते क्या हैं। अम्ल, क्षार क्या होते हैं। नॉर्मली सबको ये पता है कि जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं वो कड़वे होते हैं, लेकिन ऐसे पता कर सकते हैं चख के हर चीज, हर केमिकल को, या कोई केमिकल है या कुछ कोई भी पदार्थ है, हर पदार्थ को क्या अपन चख के चेक कर सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है? नहीं कर सकते। तो उसको प्रयोगशाला में भी चेक किया जाता है। तो पहले अपन नॉर्मली अम्ल, क्षार के बारे में देखें। अम्ल और क्षार के बारे में देखें तो फर्स्ट है कि अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। इतना अपने को पता है कि अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं।
जो क्षार होते हैं वो कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। क्षार होते हैं वो कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। तो बच्चों अभी अपन देखते हैं सूचक के बारे में। सूचक जो दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? ऐसे सूचक जो अपने को प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। ऐसे सूचक जो अपने को प्रकृति से प्राप्त हुए हो। प्रकृति कैसे? जो नेचुरल से प्राप्त हुए, अपन ने खुद नहीं बनाए हो। और कृत्रिम सूचक का मतलब क्या होता है? वो वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हो। वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए सूचक क्या कहलाते हैं? कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक अपने की कितनी मदद करते हैं अम्ल और क्षार को पहचानने में। अम्ल और क्षार को पहचानने में हेल्प करते हैं। ऐसे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त हुए वो क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक सूचक कहलाएंगे। ऐसे सूचक जो अपने द्वारा खुद वैज्ञानिकों द्वारा संश्लेषित किए गए हो वह सूचक क्या कहलाएंगे? कृत्रिम सूचक कहलाएंगे। तो प्राकृतिक सूचक दो तरह के होते हैं। जो प्राकृतिक सूचक होते हैं वो दो तरह के होते हैं। तो फर्स्ट देखो लिटमस पत्र। लिटमस पत्र। सेकेंड हो गया अपने पास हल्दी। और कृत्रिम सूचक भी अपने पास दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हो गया मेथिल ऑरेंज। सेकेंड हो गया फिनोल्फथैलीन। तो कृत्रिम सूचक दो तरह के होते हैं, फिनोल्फथैलीन और मेथिल ऑरेंज। प्राकृतिक सूचक दो तरह के होते हैं। अब देखो लिटमस पत्र क्या होता है कि जो लिटमस पत्र होता है वो अपने को किससे प्राप्त होता है? लिटमस पत्र जो होता है वो अपने को किससे प्राप्त होता है? लाइकेन नामक प्लांट से। लाइकेन या लीचेन नामक पौधों से। साथ साथ में नोट करते जाना। लाइकेन या लीचेन नामक पौधों से ये प्राप्त होता है। ठीक है। और हल्दी तो सबने घर में देखी होगी हल्दी। तो हल्दी को कभी चेक करना कि हल्दी को सरफ में डालना हल्के से और हल्का सा पानी डालना। तो आपको देखना कि जो सरफ का कलर होगा वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। सरफ का कलर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्यों? तो फर्स्ट देखो कि जो लिटमस पत्र होता है वह अम्ल को नीला कर देता है। अम्ल को नीला कलर देता है। और क्षार में क्या देता है? लाल कलर देता है। जो लिटमस पत्र होता है वो अम्ल में नीला कलर देगा और जो क्षार होता है वो उसमें लाल कलर देगा। हल्दी नहीं, अम्ल में ये नीला कलर देगा अम्ल में। और जो हल्दी होती है वह नीला कलर देगी, क्षार में लाल कलर देगी। तो लिटमस पत्र क्या करेगा? अम्ल में क्या देगा? लाल कलर देगा। क्षार में क्या करेगा? नीला कलर देगा। हल्दी को कभी शरब के अंदर डालना, हल्का सा पानी डालना, तो उसमें देखना कि वहाँ जो शरब का कलर होगा ना वो लाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हल्दी के एक सूचक है। ये पता करती है कि अम्ल है या क्षार है। तो शरब में डालते ही पता चल जाएगा जो पदार्थ अपने पास है वो अम्ल है या क्षार है। क्योंकि हर पदार्थ को आप चख के चेक नहीं कर सकते। हर पदार्थ को चख के बता सकते हो क्या वो अम्ल है या क्षार है? क्या शरब को चख सकते हो? चलो ये तो घर के हो गए। अगर अपन प्रयोगशाला में जाते हैं तो किसी केमिकल को अपन चख सकते हैं क्या कि वह अम्ल है या क्षार है? तो हर केमिकल को आप चख नहीं सकते, कोई जहर भी होता है। दूसरा देखो प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। मेथिल ऑरेंज कैसा कलर का होता है? ये जो लिटमस पत्र होता है वो बैंगनी कलर का होता है। ध्यान रखना ये चीज। लिटमस पत्र बैंगनी रंग का रंजक है। मेथिल ऑरेंज नारंगी कलर का होता है। मेथिल ऑरेंज के बारे में तो क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है। मेथिल ऑरेंज कैसा होता है? नारंगी कलर का होता है। कैसा होता है? नारंगी कलर का होता है। जो ये क्या करता है? अम्ल के अंदर गुलाबी कलर देता है। अम्ल में कौन सा कलर देगा? ये गुलाबी कलर देता है। और क्षार के अंदर पीला कलर देता है। अब बात करें फिनोल्फथैलीन की, तो फिनोल्फथैलीन एक ऐसा रंजक है, ये रंगहीन है। फिनोल्फथैलीन रंगहीन रंजक है। यह कलरलेस होता है। यह रंगहीन होता है। रंगहीन तो होता ही है, लेकिन यह इसके साथ एक इसकी और है कि ये अम्ल के साथ भी कोई कलर नहीं देता। अगर इसकी रिएक्शन अम्लों के साथ करवाए ना अपन, तो अम्ल के साथ नो चेंज, कोई कलर नहीं देता है। और क्षार के साथ लाल कलर देगा।
अम्ल के साथ कोई कलर नहीं देता है, बिल्कुल चेंज नहीं होता, रंग ही रहता है, लेकिन क्षार के साथ ये कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रयोगशाला में अपन सूचकों द्वारा पता करते हैं कि अम्ल है या क्षार है, क्योंकि कुछ केमिकल बहुत ही जहरीले होते हैं जो अपन नहीं चख सकते। ठीक है, ये तो चलो हो गई सूचकों की बात। तीसरा अपन एक और सूचक के बारे में देखते हैं, गंधीय सूचक। तीसरा अपन सूचक के बारे में देखें, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक क्या होते हैं, मतलब ऐसे सूचक होते हैं जो गंध से पता लगाया जाता है कि अम्ल है या क्षार है, वे सूचक क्या कहलाएंगे, गंधीय सूचक कहलाएंगे। ऐसे सूचक जिनको गंध से या स्मेल से पता चलता है कि अम्ल है या क्षार है, तो वह सूचक क्या कहलाएंगे, गंधीय सूचक कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखो इनके, कौन कौन से हो सकते हैं गंधीय सूचक। वेनिला, वेनिला हो गया, प्याज हो गया, लौंग हो गया, वेनिला, प्याज और लौंग हो गया। तो ये कुछ गंधीय सूचक है जिनको गंध से पता चलता है कि अम्ल है या क्षार है, ये नोट करो। अब हम देखते हैं धातु के साथ अम्लों के साथ अम्लों की अभिक्रिया। इसको अपन एक प्रयोग से समझते हैं। अपन ने एक परख नली ली है जिसके अंदर H2SO4 कोई केमिकल है, उसके अंदर अपन ने जिंक के टुकड़े डाले, जिंक के टुकड़े डाले, इसमें पैक कर देते हैं, एक निकास नली रखते हैं, एक निकास नली रखते हैं जिसमें अपन एक ट्यूब ले, उस ट्यूब के अंदर अपन क्या भरते हैं, पानी भर देते हैं। उस ट्यूब के अंदर क्या भरते हैं, वाटर। अब अपन ने क्या करा, एक ट्यूब लिया है, उस ट्यूब के अंदर अपन पानी भर देते हैं। अब ये देखते हैं कि इसके अंदर कुछ बुलबुले उपड़ने लगते हैं और यहाँ कुछ आवाज, फटफट की आवाज आने लगती है। कब, जब अपन एक मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को इस वाटर के अंदर लेके जाते हैं, या फिर इसमें चूने का पानी भर दो, चूने का पानी भर दो। अपन ने ये क्या, एक परख नली ली है, इस परख नली के अंदर अपन ने क्या करा, जिंक के टुकड़े डाल दिए, जिंक के टुकड़े डाल दिए। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब H2SO4 के साथ होती है तो इस नली के द्वारा एक गैस निकलती है, वह गैस इस पानी के अंदर जाती है। तो जैसे ही अपन इस वाटर के अंदर या चूने के पानी के अंदर एक मोमबत्ती को लेके जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती पास में लेके जाते हैं, तो वहां से कुछ बुलबुले निकलने लगते हैं और बुलबुले निकलने के साथ वह फटफट की आवाजें आने लगती है। तो जो वहां जो गैस निकली है वो कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ये तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। और जैसे ही अपन मोमबत्ती को इसके पास लेके गए तो हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ, दहन हुआ। तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस का दहन, इसलिए यहाँ फटफट की आवाजें आने लगी। ठीक है, तो अब एक धातु की जब अम्लों के साथ रिएक्शन करवाई, इस धातु की जब अम्लों के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या पता चला, हाइड्रोजन गैस निकली है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, H+ आयन। H+ आयन किसको दर्शाता है, अम्लों को दर्शाता है। तो अपन एक प्रयोग से भी अपन इसको समझ सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है। वापस रिपीट कर रही हूँ, अपन ने H2SO4 का विलयन लिया है एक परख नली के अंदर, जिसमें अपन ने कुछ जिंक के टुकड़े, जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन ये क्या देखते हैं कि यहां से एक गैस निकास नली,
निकास नली से होते हुए गैस इस पानी के अंदर जाती है और यहाँ कुछ बुलबुले बनने लगते हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ से जो गैस रिमूव हुई है, बुलबुले बने हैं। पता करना है कि ये गैस कौन सी है, तो मोमबत्ती को क्या करते हैं, जलती हुई मोमबत्ती को उसके पास में लेके जाते हैं। तो यहाँ कुछ फटफट की आवाज आने लगती है, यहाँ कुछ फटफट की आवाज आने लगती है। तो क्या पता चला इससे कि यहाँ जो गैस रिमूव हुई है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस में H+ आयन होता है और वह किसको दर्शाता है, अम्लों को दर्शाता है। ठीक है, ये प्रयोग नोट करो। ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अपना है धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट की और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो जब धातु की कार्बोनेट की अम्लों की क्रिया करवाएंगे या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, अम्लों के साथ। तो अपने को क्या प्राप्त होता है, एक तो प्राप्त होता है अपने को लवण, एक तो प्राप्त होता है अपने को लवण, दूसरा CO2 गैस प्लस H2O। दूसरा क्या होता है, CO2 गैस और H2 अपने को प्राप्त होती है। लवण प्लस CO2 गैस प्लस H2 अपने को प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहां तक अपन इस टॉपिक में यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ये नेक्स्ट क्लास से वापस एक बार रिपीट कर दूंगी मैं ये टॉपिक, इसकी रिएक्शन में आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी कि धातु की अम्लों के साथ इसकी कार्बोनेट की अम्लों के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो ये पूरा बहुत ही इजी टॉपिक था, क्लियर है। नहीं कुछ समझ में आया है तो कमेंट में बता दीजिए। इसके नोट्स भी अवेलेबल है, आप नोट्स ले लीजिएगा। एक बार नोट्स रिपीट करोगे तो आपको वापस क्लियरली समझ में आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? मजे से बैठे हैं? कोई एसी में बैठा है, कोई कमरे में बैठा है? तो अपन ने अब देखते हैं अपन ने कि सेकंड चैप्टर का अपन ने क्या करा था, कर लेते। अब अपने को देखना है धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अपने को ये चीज अब पढ़नी है। ठीक है, ये चीज अपने को पढ़नी है, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया। तो धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया पहले अपन देखते हैं अम्ल के साथ, फिर अपन देखते हैं क्षार के साथ। तो अगर पहला अपन देखें कि अम्ल के साथ और दूसरा अपन देखें क्षार के साथ, तो जो धातु कार्बोनेट है, जो धातु कार्बोनेट है वो उसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया तो क्या बनेगा, पहली चीज वो लवण बनाएगा प्लस H2O बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा। जो धातु कार्बोनेट होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण देगा, प्लस जल देगा और प्लस CO2 देगा। दूसरा अपन ये देखते हैं कि क्या क्षार के साथ रिएक्शन, क्षार के साथ उसकी रिएक्शन अम्ल के साथ होती है और अम्ल के साथ वो लवण और CO2 प्लस H2O देता है। ठीक है, तो धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ रिएक्शन करवाने पर अपने क्या प्राप्त होता है, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो अपन इसको एक डायग्राम से समझते हैं। क्षार का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि क्षार के साथ ये रिएक्ट करता ही नहीं है। तो पहले अपने एक स्टैंड ले लिया, एक परख नली ले ली, एक परख नली ली अपन ने।
स्टैंड के साथ एक परख ले ली। ठीक है, परख नली ले ली। फिर लेते हैं अपन एक कीप लेते हैं। अब अपन इसमें लेते हैं तनु HCl। तनु HCl जो क्या है, अम्ल है। तनु HCl क्या है, अम्ल है। और अपन इसमें लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट ले लो, कोई भी धातु कार्बोनेट ले लो। तो अपन ने इसमें ले लिया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट लिया है अपन ने इसमें, ठीक है। तो तनु HCl लिया, तनु का मतलब अभी के तनु HCl लिया है। तो यहाँ किसी को पता है, कोई बता सकता है तनु का मतलब क्या होता है? क्या होता है तनु? तनुकरण, चलो इसको मैं आपको इसके एक पहले ये प्रयोग देख लेते, इसके बाद में बताती हूँ तनु क्या होता है, ठीक है। इसमें अपन एक निकास नली लेते हैं। ये अपन ने एक निकास नली ले ली। ये हो गई अपने पास एक निकास नली, ठीक है। यहाँ एक छोटी ले लो। अपन ने क्या करा, पहले रिएक्शन करवाई। अपन ने क्या करा, तनु HCl की रिएक्शन किसी धातु कार्बोनेट के साथ करवाई। धातु अपन ने कौन सी लिए है, सोडियम लिया है। अपन ने धातु कौन सी ली है, सोडियम लिया है। तो अपन ने सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन तनु HCl के साथ करवाई है। तो उससे अपने को अब देखना, जब यहाँ अपन रिएक्ट करते हैं, जब यहाँ अपन रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ देखना एक कुछ बुलबुले, कुछ भाप या कुछ गैस निकलती है। यहाँ जब अपन रिएक्शन कार्बोनेट की तनु HCl के साथ अम्ल के धातु कार्बोनेट के साथ, अम्ल की रिएक्शन धातु कार्बोनेट के साथ करवाने पर यहाँ एक गैस निकलती है। उस गैस को अपन निकास नली, उस परख नली में लेते हैं। वहां जो गैस निकल रही है वो कौन सी होती है, यहाँ पे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा यहाँ पे, ध्यान रखना, बताती हूँ अभी। तो अपन ने यहाँ देखा कि यहाँ से गैस रिमूव हो रही है, तो गैस रिमूव हो रही है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पे अपने पास विलयन प्राप्त, यहाँ से रिमूव गैस होती है। जब वो इसमें मिलेगी आके, तो अपने को कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ये किसकी रिएक्शन हुई, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हुई है, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ अपने को, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपन ने जो विलयन लिया है, अगर अपन यहाँ पे जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव हो रही है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो अपन को क्या प्राप्त होगा, करवा के देखो क्या प्राप्त होता है। ये अपन ने रिएक्शन करवा दी इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 की, तो अपने को क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो अपने को क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट पता है क्या होता है, जो आप घरों में दीवारों पे वो लिपाई पे चुना जो कलर व्हाइट, वह होता है कैल्शियम कार्बोनेट। सफेद चूना कैसा कलर का होता है, दूधिया रंग का। दूधिया रंग का घरों में देखा होगा, कभी कलर करवाया हो तो घरों में। व्हाइट कलर करता है वो, तो वो क्या होता है, वो सफेद चूना होता है, दूधिया रंग का होता है वो। तो अपने पास क्या हुआ, दूधिया रंग का कैल्शियम कार्बोनेट अपने को प्राप्त हुआ जब धातु की कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाई, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट अपने को प्राप्त हुआ। तो ये कौन सी रिएक्शन थी, अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की रिएक्शन थी। ये कौन सी रिएक्शन थी, अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की रिएक्शन थी।
नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब अपन ने ये चीज अपन ने देखी, एक चीज अपन ने देख ली कि धातु के कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाने पर कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये मिटा दूं, नोट कराइए। क्षार के साथ तो ये धातु कार्बोनेट रिएक्शन करता नहीं है, ठीक है, नो रिएक्शन होती है। अब अपन एक चीज देखते हैं कि क्या अम्ल और क्षार में समानता होती है। यह कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नहीं तो बेसिक के लिए भी अपने को जानना जरूरी है। अम्ल क्षार में समानता होती है क्या? बिल्कुल होती है। तो अम्ल क्षार में क्या समानता होती है, थोड़ा दिमाग लगाओ। अम्ल क्षार में क्या समानता होती है? अम्ल क्या करता है अपने को? आयन देता है। अम्ल क्या करता है अपने को? आयन देता है। कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है। क्षार क्या करता है अपने को? आयन देता है। क्षार भी आयन रिमूव करता है। कौन सा आयन रिमूव करता है? OH- आयन रिमूव। तो दोनों में क्या समानता हुई कि अम्ल और क्षार दोनों ही आयन का त्याग करते हैं। क्या समानता हो गई? जो H+ आयन है और जो OH- आयन है, दोनों ही अम्ल और क्षार द्वारा त्यागे जाते हैं और दोनों ही क्या है अपने पास? आयन है। तो समानता क्या हो गई? समानता क्या हो गई कि अम्ल व क्षार दोनों ही आयनों का त्याग करते हैं। अम्ल क्षार में अंतर मैंने पहले ही बता दिया था, ये एक समानता देख लेना, कई बार पूछ भी लेते हैं। दोनों ही आयनों का त्याग करते हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी समानता, ये चीज नोट कर लेना। मैंने एक चीज बताई थी, तनुकरण। मैंने पहले बोला था तनु, क्या होता है तनुकरण? क्या होता है तनुकरण? 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार ये पूछ लेते हैं, क्या होता है तनुकरण? कई बार क्या होता है कि जब अम्ल और क्षार, जैसे अपन ने कोई एक अम्ल ले लिया, एक बीकर में अपन ने एक क्षार ले लिया, तो जब अम्ल और क्षार में अपन थोड़ा सा जल मिला दे, थोड़ा सा जल मिला दे, अम्ल ले लो या फिर क्षार ले लो, इसमें क्या मिला दे अपन? H2O, जल मिला दे थोड़ा सा, तो उसके आयतन की सांद्रता, उसके आयतन में या उसकी सांद्रता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। उसके आयतन में क्या हो जाएगी? उसके आयतन में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो वह प्रोसेस क्या कहलाती है? तनुकरण कहलाती है। जो कोई भी अगर अम्ल है, अगर उसमें थोड़ा जल मिला दे तो अम्ल की आयतन में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अगर वो क्षार लिया अपन ने एक बीकर में, क्षार में अगर जल मिला दे तो क्या होगा कि जो उसके आयतन में कमी हो जाएगी, जो क्षार की जो कार्य करने की क्षमता वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो अगर अम्ल, कोई खट्टा अम्ल या कोई भी, जैसे अपन ने नींबू ले लिया, नींबू का रस ले लिया, तो अगर अपन नींबू के रस में थोड़ा सा पानी मिला दे तो क्या उसका खट्टापन कम नहीं होगा? क्या उसका खट्टापन कम नहीं होगा? तो सेम चीज वही है, क्षार के साथ भी अगर क्षार ले ले, थोड़ा सा उसके अंदर पानी मिला दे तो उसका कड़वापन भी कम हो जाएगा। तो तनुकरण क्या कहलाता है? किसी भी अम्ल या क्षार में थोड़ा सा जल विलय करने पर या मिलाने पर उसके आयतन में कमी आ जाती है, वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तनुकरण कहलाएगी। नोट करो ये चीज। नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं, अम्ल क्षारों की ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन। अम्ल व क्षारों की ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन। या अभिक्रिया, रिएक्शन या अभिक्रिया। ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया किसकी? अम्ल और क्षारों की, ठीक है। ये हेडिंग डालो, ये हेडिंग डालो। जब अम्ल की धातु ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? जल और लवण बनता है। जब अपन अम्ल के साथ धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया करवाते हैं
धातु ऑक्साइडों की रिएक्शन करवाने पर क्या बनेगा? लवण प्लस जल बनेगा। अपने को क्या प्राप्त होता है? लवण प्लस जल प्राप्त होता है। किसकी? अम्ल के साथ धातु ऑक्साइडों की रिएक्शन करवाते हैं तब। एग्जाम्पल देखना इसका, ये लाइन नोट कर देना, फिर अपने एग्जाम्पल बताऊं इसका। HCl की रिएक्शन करवाओ कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो अपने पास क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड जो एक लवण है प्लस H2O। अपन ने क्या करा? अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई? धातु ऑक्साइडों के साथ करवाई। कॉपर क्या है? धातु है, धातु ऑक्साइडों के साथ करवाई, तो ये अपने को क्या प्राप्त हो गया? कॉपर क्लोराइड जो क्या है? लवण है, और ये जल प्राप्त हो गया अपने को। ठीक है, ये नोट करो ये चीज। अब अगर अपन क्षार की अधातु ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्षार की अधातु ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन करवाने पर लवण और जल बनता है। क्षार की किसके साथ करवाते हैं? अधातु ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अभिक्रिया क्या हो गई? क्षार के साथ धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया क्या बनेगा? क्या बनेगा? लवण प्लस जल बनेगा। इसमें भी क्या बनेगा? लवण प्लस जल बनेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो लवण प्लस जल बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। जब अम्ल की धातु ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन करवाई थी अपन ने, ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन करवाई, तो अपने को जो लवण प्राप्त हुआ उसकी प्रकृति कैसी थी? क्षारीय थी। उसकी प्रकृति कैसी थी? क्षारीय प्रकृति थी। लेकिन जब अपन किसी क्षार की अधातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं ना, तो अपने को क्या प्राप्त होता है? लवण। और वह लवण किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। ये चीज ध्यान रखना कि अगर अपन अम्ल की धातु ऑक्साइडों के साथ करवाएंगे तो क्षारीय प्रकृति का लवण बनेगा। जब अपन क्षार की अधातु ऑक्साइडों के साथ करवाएंगे तो अपने पास अम्लीय प्रकृति का लवण बनेगा। ठीक है, तो क्षार की अधातु ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन देखो। CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? अभी मैंने करवाई थी ये रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट, दूधिया रंग का चूना, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं जिसको, जो अपन दीवारों पे लिपाई करवाते हैं जिसकी, क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। प्रकृति कैसी होगी इसकी? अम्लीय प्रकृति होगी। किसमें? क्षार की अधातु ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन में। नेक्स्ट अपन देखते हैं अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, हेडिंग डाल देना, अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो जब अपन अम्लों तो रिएक्शन करवाते हैं तो सेम चीज, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगा? लवण बनेगा एक, तो दूसरा एक जल बनेगा, और तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, इसकी रिएक्शन देख, अम्ल ले लिया, HCl ले लिया, धातु कार्बोनेट कुछ भी ले लो, Na2CO3 ये हो गया धातु कार्बोनेट। देखो इसमें क्या बनेगा, सबको पता है, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। NaCl क्या है? यहाँ पे लवण है। कौन सा लवण? नमक, जो अपन घर में खाते हैं वही नमक NaCl, वही लवण अपने को प्राप्त होता है। किसकी? अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाई है।
धातु कार्बोनेट कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, Na2CO3 जरूरी नहीं है, कोई भी ले सकते हो। अब अपन हैं थोड़ा अम्ल क्षार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अम्ल क्षार के बारे में, अम्ल अम्ल कितने टाइप के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। ये तो आपने शायद 9th में भी पढ़ा होगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल। नाम से ही पता चल रहा है प्रबल क्या हो सकता है, दुर्बल अम्ल क्या, जिसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक होती है, वहां क्या हो गया, प्रबल अम्ल। और ऐसे जलीय विलयन जिसमें हाइड्रोजन अंदर कौन सा हो गया, वह अम्ल कौन सा हो गया, प्रबल अम्ल। ऐसा जलीय विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयनों की मात्रा कम हो, वहां क्या हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया। प्रबल और दुर्बल में फर्क पता चल गया कि प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, कि ऐसे जलीय विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वह हो गया प्रबल। और ऐसा जलीय विलयन वहां क्या हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया। नोट करके, जैसे मैं फिर इसके एग्जाम्पल बताऊं, कौन कौन से हैं, HCl हो गया, HNO3 हो गया, HNO3 हो गया, ये लिखो, ये इसमें हो गया एसिटिक एसिड। दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल क्या है, एसिटिक एसिड। प्रबल अम्ल में HCl है, H2SO4 है। इसको याद करने का तरीका, हंसना। इसको याद करने का तरीका क्या है, हंसना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, S से सल्फ्यूरिक अम्ल और N से नाइट्रिक अम्ल। N से क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट अपन थोड़ा क्षार के बारे में देखते हैं। क्षार 2 तरह के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ये भी 2 तरह के होते हैं। तो सेम डेफिनेशन क्षार की भी रहेगी कि ऐसा जलीय विलयन जिसमें OH माइनस आयनों की सांद्रता क्या हो, ज्यादा हो, तो वहां कौन सा क्षार हो गया अपने पास, प्रबल क्षार। और ऐसा आयनों की संख्या कम हो जिसमें OH माइनस आयन ज्यादा होंगे, उस जलीय विलयन में जिसमें OH माइनस आयनों की सांद्रता ज्यादा, वह कौन सा क्षार हो गया, प्रबल। इसमें OH माइनस आयन कम होते हैं इस जलीय विलयन में, तो वहां दुर्बल क्षार हो गया। इसके एग्जाम्पल देखो, NaOH है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका एग्जाम्पल देखो, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और एक और हो गया अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये नोट करो। क्षार भी दो तरह के होते हैं, दुर्बल प्रबल। प्रबल क्षार वह जिसमें OH माइनस आयन ज्यादा हो, और दुर्बल क्षार वह जिसमें OH माइनस आयन कम हो। ठीक है, अब अपन थोड़ा बात करते हैं लवण के बारे में। लवण के बारे में, लवण अम्ल प्लस क्षार से मिलकर बनता है। अम्ल प्लस क्षार से मिलकर बना पदार्थ लवण कहलाता है। प्लस H2 तो बनेगा ही साथ में। अम्ल और क्षार की रिएक्शन करवाने पर जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो क्या होगा, लवण होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो इसका, अम्ल ले लिया अपन ने, कोई HCl ले लिया, क्षार अपन ने NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो यहाँ जो लवण, यहाँ जो पदार्थ बनेगा वो क्या होगा, लवण। ठीक है, NaCl बना, नमक बना है। लवण तीन तरह के होते हैं। पहला हो गया अम्लीय लवण, दूसरा हो गया क्षारीय लवण, और तीसरा हो गया उदासीन। ठीक है, तीन तरह के लवण होते हैं, पहला अम्लीय, दूसरा क्षारीय, और तीसरा उदासीन। अब जो अम्लीय लवण होगा वह किससे बना होगा, वह किससे बना होगा, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार प्लस दुर्बल क्षार से। और जो क्षारीय लवण होगा, प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल से। किससे बनेगा, प्रबल क्षार, कौन सा, क्षारीय लवण। और उदासीन में क्या होगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। या तो प्रबल अम्ल ले लो या दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार ले लो, दोनों सेम लेना है। तो उदासीन का मतलब ही क्या हुआ, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। ठीक है, वो हो गया उदासीन। तो लवण भी तीन तरह के होते हैं, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। जो अम्लीय लवण होगा वो प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार होगा, क्षारीय लवण होगा वो दुर्बल प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल होगा, और वहां दोनों ही होंगे प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लो, यहां ऊपर लिख रही हूं। इसका एग्जाम्पल देखो, HCl ले लिया अपन ने, जो क्या है, प्रबल अम्ल है। NaOH ले लिया, NH या NH4OH ले लिया, जो दुर्बल अम्ल है। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है, NH4Cl प्लस H2O। ये किसका एग्जाम्पल, ये किसकी, अम्लीय लवण की। ठीक है, सेकंड अपन देखते हैं एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, प्लस NaOH, क्या बनेगा, HCl प्लस NaOH, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। तो यहां तक तो चलो ये अपने आपके लगभग सारे टॉपिक क्लियर हो गए। एक छोटा सा टॉपिक अपना बचा है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है, कुछ नहीं है, पीएच स्केल के बारे में ज्यादा है नहीं।
पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या होती है? सात से जो पहले के जो पीएच स्केल पे सात से पहले के जिसका मान आता है वो तो हो गए अपने पास अम्ल, सात के बाद वाले हो गए क्षार, जिनका मान सात के बाद का आता है वो क्या हो गए क्षार, और जिनका पहले आता है वो हो गए अम्ल। पीएच स्केल से अपन अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं, बस यह काम आती है पीएच स्केल। ठीक है, तो यहां तक अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पूरा चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया है। तो मैं कुछ मोस्ट आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ मोस्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अपना कि पीतल के बर्तनों में दही क्यों नहीं रखी जाती? दही क्यों नहीं रखी जाती? पीतल के बर्तनों में दही क्यों नहीं रखी जाती? किसी को आइडिया है? पीतल क्या है अपने पास? धातु है। दही क्या है? अम्ल है। अगर अपन अम्ल को धातु के साथ रिएक्ट करवाते बनेगा, एक विषैला पदार्थ बन जाएगा। पीतल की रिएक्शन अगर दही बर्तनों में विषैला पदार्थ खाने योग्य नहीं रहेगा, जो जानलेवा हो सकता है, विषैला हो सकता है, इसीलिए पीतल के बर्तन नहीं रखी जाती है। हाँ, धातु के साथ रिएक्ट कर लेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना निकलने वाली गैस। मैंने अभी बताई थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु के साथ रिएक्शन करवाने पर कौन सी गैस रिमूव होती है? अभिक्रिया में आपको कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। क्या हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती? फिर मैंने ये भी बताया था कि मोमबत्ती को उस बीकर के पास लेके जाते हैं तो फटफट की आवाज आती है, तो पता चलता है कि कौन सी गैस रिमूव हुई है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का दहन होता है, तो कौन सी गैस रिमूव होती है? हाँ, एक नंबर सूचकों के नाम बताओ। ये 100% क्वेश्चन आता है, फिक्स से ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो दो सूचक मैंने बताए थे, कृत्रिम सूचक बताए थे। पहला हो गया मेथिल ऑरेंज। पहला कौन सा हो गया? मेथिल ऑरेंज हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? फिनोल्फथैलिन। फिनोल्फथैलिन, ये दो कृत्रिम सूचक है संश्लेषित पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है। बहुत ही इजी चैप्टर था, इतना हार्ड नहीं। यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है। अगर मेरी क्लास में या कोई अपन जो पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे वापस मैसेज कर देना कि मैम ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया, ये चीज रह गई।
ठीक है। और ट्यूशन की टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैं ट्यूशन की एक अलग से क्लास करवाऊंगी आपको। बोर्ड के पुराने पेपर अपन सॉल्व करेंगे, प्री बोर्ड की तैयारी भी करेंगे। उसके अलावा मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन की एक अलग क्लास मैं हर चैप्टर के बाद करवाऊंगी, तो उसकी कोई टेंशन लेना मत। तो जितने भी आपके एक चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन होते हैं उसकी मैं एक अलग से क्लास बना रही हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे को थोड़ा सपोर्ट करो और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।